वेलकम इन आवर शो द सिंपल टॉक, जहां बात सिंपल और सीधी होगी, वो भी जाने माने चेहरों से। और आज जो शख्स अभिनेता हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका हमेशा से एक ही सवाल होता है, क्या भाभी जी घर पर हैं? जी हाँ, आज हमारे साथ मनमोहन तिवारी यानी लड्डू के भैया उर्फ रोहितांश गौड़ जुड़ेंगे। हेलो, वेलकम वेलकम सर। वेलकम नहीं वेलकम होता है पगली। सही पकड़े हैं। तो सर आज तो आपका आपकी बहुत अंगुली हो बहुत गई। स्वागत है आपका, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी तो सर आज हम आपकी धन्यवाद। जी सर आज हम आपकी जिंदगी के कुछ ऐसे चीजें जानेंगे, ऐसे राज जानेंगे जो शायद ही किसी को पता हो, और प्लीज हमसे जरूर शेयर करिएगा। और हम जानने के लिए उत्सुकता बैठे, क्योंकि आपके बारे में तो मतलब हर कुछ जानता है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो नहीं जानते हैं, वो हमसे शेयर करिए। तो सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि एक्टिंग के करियर की शुरुआत आपकी कहाँ से हुई? क्योंकि आज आप जिस लेवल पर हैं वहाँ पर तो मतलब एक हाई लेवल पर हैं, और वहाँ तक पहुँचने का सफर आपका क्या रहा सर, हमें प्लीज बताएं। देखिए, शुरुआत जो है रंगमंच से हुई। हाँ। एमेचर थिएटर, हम लोग शिमला में थिएटर किया करते थे। मेरे फादर ने एक संस्था बनाई थी, ऑल इंडिया आर्टिस्ट एसोसिएशन शिमला 1955 में, जिसके तहत वो ड्रामा डांस कंपटीशन शिमला में ऑर्गेनाइज करते थे। अच्छा। तो आप ये समझ लीजिए कि अभिनय कला हमें विरासत में मिली है, लेकिन मैंने इसको प्रोफेशनल लेवल पर अपनाया। एमेचर थिएटर करते करते मैंने 1986 में शिमला से ही नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के लिए अप्लाई किया, जहां से मुझे मेरी सौभाग्य रहा कि एक ही बार में मेरा एडमिशन वहां पर हुआ, और फिर गवर्नमेंट स्कॉलरशिप पर मुझे 3 साल एक्टिंग का डिप्लोमा करने का मौका मिला। जी। तो एमेचर से लेकर प्रोफेशनल थिएटर तक का मेरा ये सफर रहा है। तो अभिनय की शुरुआत अगर आप पूछ रही हैं तो वो रंगमंच रही है, प्रोफेशनल रंगमंच। जी सर, जैसा कि हम जानते हैं आप 11th में साइंस स्टूडेंट थे, और आपने अपने साइंस का छोड़ के आर्ट्स चुनी, क्योंकि आपको लगता था कि आपको उसी फील्ड में ही जाना है, और आपके टीचर ने उसमें बड़ी हेल्प करी थी। सर वो किस्सा बताया हमें प्लीज। हाँ, नहीं ऐसा था कि मेरे पापा हालांकि रंगमंच के ही क्षेत्र से थे, लेकिन उनका ये कहना था कि क्योंकि हिंदी रंगमंच की अपनी परंपराएं नहीं है जी। और हिंदी रंगमंच से रोटी रोजी नहीं कमाई जा सकती, तो इसीलिए ये बेहतर होगा कि तुम कोई या तो जर्नलिज्म करो या फिर कोई कहीं अच्छी नौकरी कर लो। तो उसके लिए तुम्हें जो है वो आर्ट सब्जेक्ट से काम नहीं चलेगा, तुम्हें साइंस लेनी चाहिए। तो उन्होंने मुझे 11वीं में नॉन मेडिकल दिलवा दिया था, और वो साल मेरा मतलब बहुत भारी मेरे ऊपर गुजरा, क्योंकि मेरा मैथ्स और साइंस बहुत ही कमजोर था। मैं एक बहुत ही बिलो एवरेज स्टूडेंट रहा, क्योंकि मेरा जो रुझान था वो कला की तरफ था और रंगमंच की तरफ था। तो मेरे ही एक फिजिक्स के प्रोफेसर थे, एडी अरोड़ा साहब, उन्होंने मुझे कहा कि भैया तुम इस लाइन के नहीं हो, तुम क्यों साइंटिस्ट बनना चाह रहे हो जबकि तुम आर्टिस्ट हो। तो फिर उन्होंने मेरे पापा को समझाया, छोटे शहर में हर कोई एक दूसरे को जानता है, तो मेरे पापा को समझाया कि आपने इसको गलत सब्जेक्ट दिलवा दिए। तो इत्तेफाक ये रहा कि उस 11वीं की परीक्षा में हम बाकायदा फेल हुए, जिसका जश्न हमने मनाया बाद में। और उसके बाद फिर आर्ट्स अपनाया, आर्ट्स लिया और आर्ट्स में अपनी पूरी क्लास में टॉप किया। अच्छा। तो ये बात जो है वो हमेशा से रही कि जब इच्छा ही नहीं है, मन में इच्छा नहीं है, तो उसको जबरदस्ती थोपने का कोई मतलब नहीं। सही बात, बिल्कुल। लेकिन फिर बाद में मेरे फादर को भी रियलाइज हुआ, और उसी के बाद से फिर उन्होंने मुझे कभी टोका नहीं। तो सर आप जैसा कि भाभी जी में हमेशा भाभी जी के चक्कर में रहते हैं कि भाभी जी अब क्या कर रही हैं, क्यों उदास हैं, तो जो आपकी रियल लाइफ की जो अंगूरी जी हैं और हमारी रियल लाइफ की जो भाभी जी हैं, उनके बारे में बताइए। आप उनसे कैसे मिले और कैसे शादी हुई, उनके बारे में हमें जानना है। एक्चुअली क्या था कि हम लोग इप्टा बॉम्बे के साथ एक नाटक कर रहे थे। इप्टा इंडियन पीपल थिएटर एसोसिएशन, आपको पता ही है, बहुत बड़ी संस्था है। तो उसकी जो मुंबई की ब्रांच है, उसके साथ हम एक प्ले कर रहे थे जिसका नाम था बड़े ना खेले छोटे खेल। और वो विनीत कुमार एक एक्टर है, हमारे ही दोस्त हैं, वो डायरेक्ट कर रहे थे, हमारे बैचमेट नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के। तो क्योंकि हमारे बैच में सभी की शादियां हो गई थी, मैं ही एक 2-3 बचे थे हम लोग, तो उन्होंने मुझसे कहा कि शादी कर लो। तो जो अभी की अंगूरी है, रियल लाइफ की अंगूरी, वो वहां पर जो है वो
वो भी थिएटर करने आती थी अपनी नौकरी के बाद। वैसे वो कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट में टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में साइंटिफिक असिस्टेंट थी, लेकिन आफ्टर पैकअप मतलब ऑफिस के बाद वो रंगमंच भी किया करती थी, शौकिया रंगमंच। अच्छा। शौक के तौर पर। तो वहां पर फिर हमारी उन्होंने मुलाकात करवाई कि मैंने कहा कि शादी करने के लिए आप बोल रहे हो तो आप ही करवा दो। तो उन्होंने जो है किसी को बुलाया, कहा यहाँ आओ, तो कह रहे इनसे कर लीजिए। अच्छा। तो हमने कहा बाप रे, ऐसे कैसे कर लीजिए? उन्होंने कहा ये कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट में नौकरी करती है, अगर तुम इन्हें ना पाल पाए तो ये तुम्हें पाल लेंगे। तो इत्तेफाकन जो है, पता नहीं क्या सर्कमस्टांसेस ऐसे गुजरे, ये ऊपर वाले की लीला ही है। हाँ। कि मेरे मम्मी पापा हमेशा सर्दियों में यहाँ आ जाया करते। हाँ, शिमला में बहुत सर्दी बताया था कि आपका एक रिश्ता भी आया था, शिमला की लड़की थी। हाँ, उस दौरान एक बड़ी खोज की भी आपने, कमाल है। तो एक रिश्ता भी आया था जिसके लिए हामी भी इन्होंने ही भरी थी। रेखा जी ने कहा था उनसे मिल के आ जाओ एक बार। हाँ। तो मैं वहां पर उनसे मिलने भी गया था बाकायदा, लेकिन वो बात नहीं बनी। वो भी एक बड़ी लंबी कहानी है, नहीं हो पाया। बड़ी मजेदार कहानी है वो। तो उसके बाद फिर मैंने वहीं से रेखा को फोन किया कि मैं ऐसे ऐसे, तो बोलती अच्छा वो नहीं तो अब मैं, मतलब तो सर आपने कहा मजेदार कहानी है, तो सर वो हमसे शेयर करें, क्योंकि लोगों को नहीं पता है उन कहानियों के बारे में और हम जानना चाहते हैं। प्लीज शेयर करें सर। नहीं, वो कहानी कुछ इस तरह की है कि जहाँ मैच नहीं होता ना, जी, एक फिजिकल मेंटल मैच ही नहीं था बिल्कुल भी, ना फिजिकल ना मेंटल। तो इस वजह से वो नहीं हो पाई। मजेदार किस्सा यही है कि जो विनीत भाई ने कहा कि ये नौकरी करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, और तुम जो एक बेरोजगार कलाकार हो, तुम्हारे पास ले दे के अभी तो सिर्फ रंगमंच ही है, वो भी हिंदी रंगमंच, जिससे तुम्हें पैसे भी नहीं मिलेंगे। तो लेकिन इत्तेफाक देखिए ऊपर वाले का कि मम्मी पापा जो है यहाँ आ जाते थे सर्दियों में, तो वो भी आए हुए थे उस दौरान। तो ये बात भी चल रही थी और चीजें ऐसी जुड़ी कि विद इन 10 डेज चीजें, जीवन बदल गया इस तरीके से। अच्छा। और एक चीज और मैं आपको बता दूं कि हमने जैसे ही हमारी एंगेजमेंट हुई, एंगेजमेंट होते ही डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी जिन्होंने पिंजर फिल्म बनाई थी, उन्होंने मुझे कॉल किया। अच्छा। तो उन्होंने कहा रोहिताश तो तुम आओ यार मिलो, एक मनोज वाजपेयी है, उनके भाई का रोल है, असलम उसका नाम है, तो तुम आओ हमसे मिलो। अच्छा। तो आप विश्वास नहीं करेंगे, हम उसी जोड़े में जो हमने पहना हुआ था हम पिंजर फिल्म का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने गए थे जी। तो पिंजर फिल्म भी ठीक उसी समय। तो ये इत्तेफाक है ऊपर वाले की, एक वो है कि यहीं से धीरे धीरे जर्नी शुरू हुई। हम 180 स्क्वायर फीट के कमरे में रहते थे, आज थोड़े बड़े घर में हैं। सर वो कहावत है ना कि हर सफल आदमी के पीछे औरत का हाथ होता है, और वो कहीं ना कहीं यहाँ पर साबित हुआ है। जी बिल्कुल। मैं पहले इन चीजों को नहीं मानता था जी, क्योंकि मुझे लगता था कि नहीं होता ऐसा, हर आदमी अपनी मेहनत और उससे। लेकिन एक चीज वाकई मैंने महसूस की कि जब भाग्य जुड़ते हैं तो चीजों में परिवर्तन आता ही है। फिर जब मेरी बड़ी बेटी गीती पैदा हुई तो कुछ और परिवर्तन आए, फिर जब छोटी बेटी पैदा हुई तो सब काफी कुछ बदल गया। अच्छा। तो फिर मैं इस बात पे ज्यादा विश्वास करने लगा कि हाँ, ग्रह चाल भी कोई चीज होती है, और वो जब जुड़ती है साथ में तो उसका बहुत फर्क पड़ता है, कई बार बहुत नेगेटिव भी पड़ता है जी जी। अब ये आप कह लीजिए लॉटरी है अगर लग गई तो लग गई, नहीं तो फिर जयराम जी के भी हो जाता है जी जी। सर आप थिएटर आर्टिस्ट रहे हैं, और उसके बाद आपने जो है सैटेलाइट चैनल में काम किया, तो थिएटर से सैटेलाइट चैनल्स की तरफ जो सफ़र रहा, उसमें क्या आपको जो है परेशानियां और क्या कुछ फेस करना पड़ा उस सफ़र के दौरान? क्योंकि थिएटर बिल्कुल अलग होता है और टीवी जो सीरियल्स होते हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं, उसमें आपका क्या परेशानियां सहनी पड़ी, वो हमें बताएं। नहीं, परेशानियां देखिए, सबसे बड़ी परेशानी तो यही होती है कि जैसा मैंने आपको कहा कि रंगमंच में, वो भी हिंदी रंगमंच से आप रोजी रोटी नहीं कमा सकते जी। इसीलिए आपको डेफिनेटली जो है कहीं ना कहीं उन माध्यमों की तरफ देखना पड़ेगा जहां से पैसे आते हैं, क्योंकि पैसा एक चीज है जीवन चलाने के लिए जो बहुत जरूरी है। तो भूखे पेट भजन ना होए गोपाला वाली बात है। तो उस समय DD1 का जमाना था दिल्ली में, हम
1989 में मैं बॉम्बे आ गया था उस समय। उससे पहले मैं दिल्ली में ही DD1 के सीरियल्स, DD1 की टेलीफिल्म्स, DD1 की कॉर्पोरेट फिल्म्स, DD1 के कमीशन सीरियल में किया करता था जी। तो वो उसकी तरफ रुझान यही था कि पैसे मिलते थे। अच्छा। तो यही आया कि क्योंकि फेम भी मिलता है, मतलब लोग देखते हैं। रंगमंच के दर्शकों की तादाद थोड़ी कम है, उसकी तादाद ज्यादा है। और धीरे धीरे रामायण, महाभारत और डिस्कवरी ऑफ इंडिया, बुनियाद, चाणक्य, ये सब सीरियल आने की वजह से टीवी की अहमियत बहुत बढ़ गई थी। जी जी। तो जितने भी बहुत बड़े बड़े कलाकार थे वो धीरे धीरे बॉम्बे की तरफ शिफ्ट हो रहे थे, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के भी और रंगमंच के भी। तो फिर हमने भी यही सोचा कि यार जहां पर नेम फेम मनी है वहीं जाकर स्ट्रगल की जाए। तो बस इस वजह से मैं जो हूँ वो यहाँ आ गया। और यहाँ पर आने के बाद फिर मेरी एक नई जर्नी शुरू हुई। यहाँ आने के बाद मैं वापस चला गया क्योंकि बॉम्बे की स्ट्रगल मुझे भाई नहीं, हम एक चौल में रहते थे, हमें पता है सर। आप जो है आपके जो वो थे मालिक थे जो फ्लैट के, उन्होंने कहा कि बर्थडे पार्टी है उनके बेटे की और आप छत पे जाके सो जाएं। वाह वाह, क्या बात है, आपको सब पता है। और फिर सर आपकी बैग जो है अकड़ गई, जिससे उसकी वजह से आपको वापस जाना पड़ा। जी हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। वो क्या हुआ कि उसने कहा कि आज इस रूम में मेरे बेटे का बर्थडे मनेगा तो तुम अपना टेरिस पे जाके सो जाओ। जी। अब सेंटा क्रूज जैसी जगह में हम टेरिस पे गए, वहां पर ऊपर से प्लेन गुजरते हैं, सारी रात तो प्लेन की आवाज से नहीं सो पाए। और फिर वो टंकी की सीपेज हो रही थी, वो पीठ में लग गई, तो पीठ एकदम ऐसे झुक गई, मतलब उठा ही ना जाए। तो फिर ये हमारे एक्टर विनीत कुमार, संजय मिश्रा जो आज बड़े नाम है, आप जानते हैं, ये हमारे साथी थे सारे। बेसिकली मेरे बैचमेट ही है वो। तो फिर उन्होंने जो है मुझे धक्का दे के चलाते थे, कभी यूं करे क्यों, फिर यूं। फिर मैंने किसी तरह डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने मुझे ये हिदायत दी कि आपको यहाँ का ह्यूमिड वेदर सूट नहीं करेगा, आपको जाना चाहिए। और फिर मैंने जाकर NSD रेपर्टरी कंपनी ज्वाइन करी, जिसको हम राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय रंगमंडल कहते हैं। और वहां फिर 6 साल प्रोफेशनल थिएटर करने के बाद मैं दोबारा आया। तो ये मेरी एक दूसरी इनिंग है बॉम्बे में। फिर मैं सतीश कौशिक साहब और राजा बुंदेला सर के साथ जुड़ा और वहां से फिर मेरी जर्नी शुरू हुई। एक मुझे चांद चाहिए सीरियल था, सुरेंद्र वर्मा के उपन्यास पर आधारित। तो वहां से धीरे धीरे टीवी की जर्नी और ये सब शुरू हुआ मेरा। तो सर ये जो भाभी जी का जो आप कैरेक्टर प्ले करते हैं, जिसमें आप जो है दिल फेंक एकदम होते हैं भाभी जी के लिए, तो क्या रियल लाइफ में भी कोई भाभी जी है जिनके लिए आप एकदम दिल फेंक हैं और उन्हें पसंद करते हैं मन ही मन, बस बोल नहीं पाते? नहीं, ऐसा तो फिलहाल तो बिल्कुल नहीं है। फिलहाल आप बताएंगे नहीं शायद। जी। तो सर आपकी जो मस्तियाँ चलती हैं, हाँ, विभूति जी की और आपकी जो मस्तियाँ चलती रहती हैं, मतलब कि नोक झोंक चलती रहती है, क्या वो नोक झोंक ऑफ स्क्रीन भी रहती है या फिर आप लोग दोनों मिलके एकदम मस्त करते हैं और भाभियाँ जो ऐसे पसंद करते हैं, हाँ, साथ मिलके वो चीजें करते हैं? ऑफ स्क्रीन भी चलती है, बहुत सारे प्रैंक्स खेले जाते हैं। अच्छा। एक्टर्स आपस में बहुत मस्ती करते हैं, बेसिकली टाइम पास करने के लिए बहुत कुछ होता है। अभी हाल ही में जब हमारी जो ये है अपना शिल्पा शिंदे, जो हमारी पहली अंगूरी भाभी थी, वो छोड़कर गई थी। जी। तो इन्होंने मेरे साथ एक प्रैंक खेला था एक। अच्छा। जो हमारी जो अनीता भाभी का रोल करती थी, अब तो वो भी नहीं है, सौम्या टंडन जी। इन लोगों ने मेरे साथ प्रैंक किया कि रोहित जी वो शिल्पा शिंदे तो चली गई है, उनकी जगह तो अब शुभांगी जी आई है, लेकिन ये जो अनीता भाभी है ये भी शायद मेरे ख्याल से अब। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? तभी उन्होंने एक्टिंग करनी शुरू कर दी जैसे उन्हें उल्टी आ रही है। अच्छा। और वो तुरंत बाथरूम में चली गई। अच्छा। बाथरूम से आई, फिर थोड़ी सांस लेने, मैंने कहा क्या हुआ इन्हें? बोलते पता नहीं, 3-4 बार उल्टी कर चुकी है। अच्छा। और फिर उन्होंने जो है इस तरह का वातावरण पैदा किया कि ये शी इज प्रेग्नेंट। और मैंने कहा अरे यार अब क्या होगा? बोलते अब क्या करें, शिल्पा शिंदे गई दूसरी, अब ये भी 9 महीने के लिए जाएगी रोहित। तो उन्होंने मेरे साथ ऐसा प्रैंक खेला कि मैं बता नहीं सकता। तो सर आपको मैं क्या रोल करूंगा? ज्यादा दर्द किसके जाने पे हुआ, शिल्पा शिंदे मैम के या फिर
दूसरी गौरी मैम के जाने पे किस पे ज्यादा दुख हुआ आपको कि ये रोल से गए, या फिर अंगूरी जी के जाने पे ज्यादा दुख हुआ था? देखिए जाने का दुख तो सभी के लिए हुआ है, जी, शिल्पा जी, जी। शिंदे के जाने का भी दुख था जी। और सौम्या जी के जाने का भी बहुत ज्यादा दुख है। हाँ, उनके हाँ। जाने का दुख इसलिए ज्यादा है क्योंकि वो 5 साल जी, कर बिल्कुल। चुकी थी और और शिल्पा भाभी जी थी वो। शिंदे सिर्फ एक ही साल किया था उन्होंने। जी, तो 5 साल तक दर्शक उन्हें देखने के आदी हो चुके थे। जी, एक लंबा बिल्कुल। समय होता है 5 साल। जी, बिल्कुल। तो इसीलिए उनके जाने का दुख है। लेकिन अभी नेहा पेंडसे को भी लोग पसंद कर रहे हैं। अभी पिछले एपिसोड से जो है बहुत सारे दर्शकों के बहुत अच्छे रिव्यूज हमें मिलने शुरू हो गए हैं। जी, जी। जी। तो सर एक क्वेश्चन, हमें कुछ डायलॉग जो है भाभी जी के वो हमें प्लीज सुनाएं, और जैसे अभी जान डाल रहे लाइव करके आप सर उसमें। भाभी जी घर पर हैं। सर आप जो तारीफ करते हैं गौरी मैम की, छिला हुआ अंडा लग रही हैं, और कुछ ऐसे ही डायलॉग हमें बोल के सर वही तो है कर भाभी जी, दिया। क्या बात है, आज तो आप एकदम छिला हुआ अंडा लग रही है। भाभी जी ये क्या बात करी, आपके होंठ ऐसे से फड़फड़ा रहे हैं। फड़फड़ा रहे हैं क्या आपके बताएं होंठ। भाभी जी, हमारे होंठ ऐसे ही फड़फड़ाते रह जाएंगे, लेकिन हमारे लिए मोहब्बत कभी ना फड़फड़ाएगी आपके अंदर। जी बिल्कुल सर। तो सर जो आप अंडरगारमेंट्स कच्चा बनियान का धंधा करते हैं उसमें, और उसको बहुत गंदे उसमें लिया जाता है वहाँ पे, क्योंकि विभूति जी आपको टॉन्ट मारते हैं उस पे, और जो अंगूरी जी के फादर हैं वो आपसे इसीलिए नाराज रहते हैं क्योंकि आप ये धंधा करते हैं। तो रियल लाइफ में क्या सर आपको ये गंदा लगता है, या फिर आप एज अ बिजनेस इसे ठीक समझते हैं या करना चाहेंगे? नहीं, रियल लाइफ में तो देखिए कोई भी काम है, उसमें क्या हो गया। जी बिल्कुल। लेकिन क्या है कि इसको एक तरह का बड़ा मनमोहन तिवारी के लिए एक जलील धंधा बना दिया गया है। जी, जी। एक कॉमिक रिलीफ देने के लिए। हाँ। लेकिन वैसे तो कोई भी कार्य अच्छा ही होता है, कोई ना कोई तो ये धंधा करता ही होगा ना। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। तो सर ये आपका भाभी जी का सफर कैसे रहा था, मतलब यहाँ पे आपकी सिलेक्शन, क्योंकि एक नया चैनल था एनडीटीवी, और यहाँ तक आपका मतलब कि यहाँ पे सिलेक्शन कैसे हुई आपकी, आपने कैसे इंटरव्यू दिया और सिलेक्ट कैसे हुए इस रोल के लिए? देखिए मनोज संतोषी मेरे जो राइटर है वो मेरे दिल्ली से दोस्त थे। जी। वो हबीब तनवीर साहब के ग्रुप में काम किया करते थे। जी, जी। बहुत सारे नाटकों में उन्होंने उनके साथ काम किया। तो वो जो थे ये सीरियल लिख रहे थे, और उनके साथ ही हमने एक और सीरियल किया था मोहल्ला मोहब्बत वाला। अच्छा। जो सब टीवी पर आता था, जिसे तेजपांशु धूलिया डायरेक्ट किया करते थे। जी, जी। वो भी मनोज संतोषी ने ही लिखा था। अच्छा। तो मनोज संतोषी ने मुझे फोन किया था कि रोहित मैं ऐसे ऐसे एक किरदार डेवलप कर रहा हूँ जिसका नाम मनमोहन तिवारी है। वो एक दिल फेंक आदमी है और मोहब्बत हथेली पे लेके चलता है, बहुत कंजूस, इस तरह काफी कुछ उन्होंने उसके बारे में बताया। तो उस समय मैं लापतागंज नाम का सीरियल किया करता था, जिसमें मैं मुकुंदी लाल गुप्ता का बहुत प्यार दिया लोगों ने लापतागंज को, आप उसमें 5 साल लगभग रहे हैं, बहुत ज्यादा। वो शरद जोशी की व्यंग रचनाओं पर। जी, जी। तो मैंने कहा यार मैं अभी तो नहीं कर पाऊंगा ये, अभी मैं कैसे करूंगा। फिर वो किसी तरह वो सीरियल बंद हुआ, तो फिर उन्होंने अप्रोच किया। तो फिर मैंने कहा मनोज भाई देखिए नया चैनल है ये, अब नए चैनल पर कौन से दर्शक बनते हैं, क्या मैं तो स्टार प्लस के लिए काम करूंगा जी, या फिर मैं कलर्स के लिए, या फिर मैं को बड़े लेवल पे काम करने हैं। तो मेरे को ऑफर्स भी थे और मैं बाकायदा काम कर भी रहा था। लेकिन फिर मेरी वाइफ से मैंने पूछा कि रेखा मेरे को जरा बताओ यार ऐसे ऐसे ऑफर है, और तो अभी मुझे क्या करना चाहिए। तो उसने मेरे को कहा कि रोहित देखो, तुम ये मत देखो कि कौन सा चैनल है, नया है पुराना है, ये देखो कि रोल क्या है। अगर ये रोल हीरो का रोल है, हीरो जैसा कि तुम बता रहे हो, तो इस उम्र में तुम्हें हीरो का रोल कौन देगा। तो तुम जो हो इसको तुरंत हाँ करो, तुरंत। मैं विश्वास नहीं कर रहे हो, मैंने उसके 1-2 घंटे बाद मैंने हाँ कह दी मनोज संतोषी को। फिर हम मिलने गए, फिर हमारे ऑडिशन का दौर हुआ। हर ऑडिशन में ऐसा लगा जैसे ये किरदार मेरे लिए ही बना है। तो उन्होंने, मेरी वाइफ ने, रेखा ने कहा कि हीरो का रोल है और हीरो का रोल किसी भी चैनल पर मिले तो तुम्हें करना चाहिए। और उनके कहने पर मैंने ये रोल अपनाया। और मुझे सच में ये अंदाजा नहीं था, मुझे था कि ये सीरियल सिर्फ 3 महीने चलेगा, सिर्फ 3 महीने, क्योंकि मुझे लगा एक कॉमेडी सीरियल है और इसका विषय ऐसा है कि एक आदमी दूसरे की बीवी से मोहब्बत करता है। वो इससे पता नहीं लोग इसको किस तरह से लेंगे। हो सकता है लोग इसको वल्गर सेंस में लें, या ये कहें कि अरे यार ये हमारी हिंदुस्तानी परंपराएं नहीं है, ऐसा थोड़ी होता है, ये क्या गलत दिखा रहे हैं। हो सकता है इसको रिजेक्ट कर दे, टोटली रिजेक्ट कर दे। लेकिन आप विश्वास नहीं करेंगे,
कि जब इसकी पहली टीआरपी आई तो वो शाहरुख खान का जो रियलिटी शो साथ में चल रहा था उससे भी ज्यादा आ गई। अच्छा। तब हमें लगा यार ये कुछ बड़ी जोरदार बात हो रही है शायद। तो फिर जैसे जैसे कहानियां बीतती गई तो हमारे आसिफ शेख साहब को सलमान खान साहब का फोन आया। सलमान खान साहब ने कहा यार ये आसिफ, वो आपस में दोस्त है पुराने, करण अर्जुन के टाइम के। तो उन्होंने कहा यार आसिफ यार ये तेरा शो बड़ा मजेदार शुरू हुआ है, भाभी जी घर पर है, कीप इट अप यार, बड़ा मजेदार है, मैं बहुत देखता हूँ। उसके बाद हमें आप विश्वास नहीं करेंगे, मतलब जॉनी लीवर साहब ने फोन किया, प्रेम चोपड़ा साहब ने, मतलब फिल्म के लोगों ने फोन किए, जो फिल्म से संबंधित लोग हैं। अनिल धवन साहब ने, जो पुराने एक्टर हैं, उन्होंने फोन किया कि यार ये तुम कहाँ के हो, कहाँ के रहने वाले हो, ये तो यार बड़ा मजेदार शो है, इसको देखने का बड़ा मन करता है। तो ऐसे ऐसे करके जब मिलने शुरू, तब मुझे लगा कि ये मेरा सही निर्णय था। जी सर, आपके शो को ऐसे ही लोग पसंद करते हैं, घर का बच्चा बच्चा जानता है आपको, और लड्डू के भैया के नाम से जो आप फेमस हैं वो हर कोई जानता है। सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत मजा आया आपसे बातचीत करके, धन्यवाद सर।